सभी दर्शकों को बादल के जादुई खजाने पर सवार होकर इस कंपटीशन को देखने का मौका मिल रहा था। कुछ लोगों को रेफरी बनाया गया था। वो सभी उड़ती तलवार का इस्तेमाल करके पार्टिसिपेंट पर नजर रखने वाले थे। साथियों ध्यान दें, जादुई दुनिया का सबसे पहला हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन अब शुरू होने वाला है, वसीम ने कहा। सभी ने एक एक करके अपने ट्रैक्टर चालू कर लिए। तभी वसीम भी नीचे आया और उसने भी ट्रैक्टर चालू कर लिया। सीनियर, क्या आप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? धामी ने पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे रेफरी के तौर पर चलूंगा और किसी बड़ी समस्या खड़ी होने के पहले उसे ठीक करूंगा। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दें, वसीम ने कहा। इसके बाद वसीम ने आसमान की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा कांच गोल गोल घूम रहा था। ये तो दैनिक जादूगर का जानकारी इकट्ठा करने वाला जादू है ना? लंबकड़ ने पूछा। हाँ, ये दुनिया का पहला हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन है, तो मैंने दैनिक जादूगरों से कांटेक्ट करके इसको रिकॉर्ड करने और लाइव टीवी पर दिखाने की मदद मांगी थी, वसीम ने कहा। मतलब हमारी हर चीज पर दुनिया की नजर होगी? त्रिकालदर्शी ने कहा। क्या मैं अभी इससे बाहर निकल सकता हूँ? लंबकड़ ने पूछा। जो भी लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम शाही शेर है और मेरी गाड़ी का नंबर 38 है। कंपटीशन के दौरान ये बात सभी याद रखना, त्रिकालदर्शी ने रिकॉर्डिंग कांच की तरफ देखकर कहा। त्रिकालदर्शी, ये शल्य के शिष्य मिष्ठी का बिजनेस कार्ड है। शायद कंपटीशन के बाद तुम्हें इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। निशित ने एक बिजनेस कार्ड निकालकर त्रिकालदर्शी को देते हुए कहा। अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिकालदर्शी ने कहा। भाई, ये कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आ रहा है? तुम आजकल क्या फूंक रहे हो? क्या मुझे भी वो मिल सकता है? निशित ने मन ही मन सोचा। मुख्य रेफरी के तौर पर आसमान में उड़ते हुए भूपेश ने अपनी बेटी पर नजर मारी। सब तैयार है तो कंपटीशन शुरू किया जाए, भूपेश ने कहा। सभी अपने ट्रैक्टर पर बैठ गए। राज भी शाकाल के शरीर में अपने 44 नंबर ट्रैक्टर पर बैठ गया। उसने सोचा था कि उसके सोचने और रिएक्शन में 3 सेकंड का अंतर है, तो वो ऑन योर मार्क रेडी के बाद ही रिएक्ट करने का सोच लेगा, ताकि एक्शन और गो एक साथ में हो जाए। ऑन योर मार्क रेडी, अंधक ने बंदूक ऊपर करके कहा। राज ने एक्सीलेटर पर पैर रखने का मन बनाया। अब से 3 सेकंड बाद उसका ट्रैक्टर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। 1 2 3 4 5। अंधक ने आगे तक गिनती गिनी, लेकिन अब तक 3 सेकंड हो चुके थे। शाकाल का ट्रैक्टर तेज आवाज करता हुआ आगे निकल गया था। अरे, क्या गोली चला दी गई? त्रिकालदर्शी ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, सीनियर अंधक खुद हैरान है। देखो, लंबकड़ ने कहा। फिर शाकाल अचानक आगे क्यों बढ़ गया? त्रिकालदर्शी ने कहा। शायद वो पागल हो गया है, तुम तो उसको जानते ही हो, उस जैसे लोग ज्यादातर नर्वस रहते हैं, धामी ने कहा। लेकिन हम उसे ऐसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते, त्रिकालदर्शी ने कहा। सभी बातें कर रहे थे, तभी वसीम ने अपना हाथ शाकाल के ट्रैक्टर की तरफ बढ़ाया। वसीम शाकाल को सजा देने वाला था, लेकिन तभी अरे अच्छा, तो ये बात है, वसीम ने कहा। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाया और ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींच लिया। शाकाल ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 3 सेकंड बाद उसके चिल्लाने की आवाज आई। आज शाकाल बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, लंबकड़ ने कहा। तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे भी लगा जैसे शाकाल आज कोई और ही है, त्रिकालदर्शी ने कहा। वसीम ने शाकाल के ट्रैक्टर को हवा में ही रखा। राज, वसीम ने शाकाल की तरफ देखकर कहा। सभी पहाड़ी महारथी ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वसीम ने शाकाल से राज क्यों कहा था। सीनियर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं शाकाल हूं, राज ने कहा। राज, लगता है तुम आसानी से असलियत नहीं मानोगे, वसीम ने कहा। राज ने कबूल करने का मन बना लिया। अगले 3 सेकंड के बाद वो अपना कबूलनामा वसीम और बाकी लोगों के सामने कहने वाला था। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें शाकाल ही मानकर चलता हूं, वसीम ने कहा और 44 नंबर ट्रैक्टर को नीचे रख दिया। राज हैरान था कि वसीम ने उसकी बात पर कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया था। अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो तुम्हें कंपटीशन में शुरुआत में 10 में शामिल होना पड़ेगा। फिर चाहे तुम राज हो या शाकाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
या दूसरा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें 1 महीने की भूख मिटाने की गोली देकर अंतरिक्ष में भेज दूंगा, वसीम ने कहा। खैर, राज को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे अंतरिक्ष में रहने की सजा भी कबूल थी। वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके शुरुआती 10 में आना चाहता था। इसीलिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दो, वसीम ने कहा। सीनियर, यही तय रहा, मैं अपनी जान झोंक दूंगा, राज ने जवाब दिया। चलो फिर शुरू करते हैं। अंधक, इस बार रेडी के बाद 1 2 3 4 मत करना और सीधा शुरू करना, वसीम ने कहा। ठीक है, अंधक ने जवाब दिया। वसीम अपने ट्रैक्टर पर वापस बैठ गया, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आया और वो मुड़ा। मैं एक बात अच्छे से ध्यान करा दूं कि अगर तुम शुरुआती 10 में शामिल नहीं हो पाए तो जो अंतरिक्ष में जाएगा वो राज तुम होगे, न कि शाकाल, वसीम ने कहा। राज डर से कांप गया। उसे लगा था कि सजा शाकाल को मिलने वाली थी। ऑन योर मार्क, रेडी, 1 2। अंधक ने अपनी गलती फिर से दोहराई। इतने में ही उसके पैरों के नीचे कुछ आया और वो सीधा हवा में उड़ गया। मुकाबला शुरू किया जाए, वसीम ने कहा। एक साथ करीब 60 ट्रैक्टर शुरू हुए और बहुत तेजी से आगे बढ़े। इस समय ट्रैक्टर नंबर 44 सबसे आगे चल रहा था, जो कि शाकाल यानी कि राज का था। अरे नहीं, ये तो मेरी जगह पर चल रहा है। पहली पोजीशन सिर्फ मेरी है। मैं पहली पोजीशन पर आकर उससे अपने सीनियर वसीम को तोहफा दूंगा, सरस ने कहा। उसने अपनी सीट को ठोका और रॉकेट जैसी कोई चीज ट्रैक्टर नंबर 40 पर दिखने लगी। उसके ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी और वो राज के करीब पहुंच गया। अरे, सरस ने अपनी करतूतें दिखाना शुरू कर दी। अब उसे मजा चखाने का मौका आ गया है, तलत ने कहा। उसने अपने ट्रैक्टर में कुछ किया और एक लाल बटन दिखने लगा। तलत ने बटन दबा दिया। अगले ही पल ट्रॉली में रखी मॉडिफाइड मिसाइल ने अपना टारगेट 40 नंबर ट्रैक्टर पर साध लिया और हवा में उड़कर आगे बढ़ गई। जादुई दुनिया के पहले हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन में शुरुआती 2 सेकंड बाद ही पहला क्लाइमेक्स आ गया था। सरस बस राज के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। तलत, तुम तो बड़े ही बेसब्र हो गए। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी सवारी से नहीं आया? वो भी तब जब मैंने ये मिसाइल देख ली थी, सरस ने कहा। इसके बाद उसने अपने सिर के ऊपर एक लोहे की प्लेट उछाली। अचानक ही एक और ट्रैक्टर नंबर 40 वहां दिखने लगा, जिसमें सरस जैसी ही दिखने वाली एक कठपुतली बैठी थी। मिसाइल का निशाना अचानक ही नकली ट्रैक्टर पर आ गया, लेकिन इसके धमाके से पीछे आ रहे ट्रैक्टर पर भी असर हुआ। इस कारण सरस और शाकाल के ट्रैक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिली। लेकिन अचानक ही और भी धमाके सुनाई दिए। सरस का ट्रैक्टर किसी चीज पर से गुजर गया था। बहुत तेज धमाके के बाद भी सरस के ट्रैक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका ट्रैक्टर हवा में उड़ता रहा था। अच्छा, तो ये लैंडमाइन थी, वो भी शायद मॉडिफाई की हुई। इससे निकलते ही बिना किसी देरी से विस्फोट हो गया। अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, तो तमाशा अभी से शुरू हो गया, सरस ने मनी मन सोचा। सरस को अपनी गाड़ी संभालने में काफी देर लगी, जिसके कारण कई सारे ट्रैक्टर उसके आगे निकल चुके थे। सरस अब दूसरी पोजीशन में सीधा 49वीं पोजीशन पर था। जन्मेजय, जो 50वें नंबर पर चल रहा था, वो भी अब सरस को पीछे करने के करीब था। असल में जन्मेजय के पीछे रहने की भी एक वजह थी। वो बस त्रिकालदर्शी और सरस को अपना निशाना बनाना चाहता था और इसी मौके की तलाश में था। अब उसे अपना जलवा दिखाने का मौका मिल चुका था। त्रिकालदर्शी इसलिए क्योंकि वो बिना कपड़ों के जन्मेजय के साथ आया था, जिससे उसे काफी बेइज्जती सहनी पड़ी थी, और सरस इसलिए क्योंकि वो ही ये उड़ती तलवार का तोहफा लेकर आया था। जन्मेजय ने अपने ट्रैक्टर को थपथपाया और उसके आगे एक बड़ी सी ड्रिल दिखने लगी। इस ड्रिल के लगते ही कोई भी ट्रैक्टर छलनी हो सकता था। अरे जन्मेजय, तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? सरस ने कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे इस हमले से बच गए तो हम दोस्त बन सकते हैं, जन्मेजय ने कहा। नहीं, मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं, इस कंपटीशन का विजेता बनना है, सरस ने कहा और ट्रॉली में रखे 2 रॉकेट छोड़ दिए। तुम्हें मेरी ड्रिल का मजा चखने के बाद मैं तुम्हारी पहली पोजीशन भी ले लूंगा, जन्मेजय ने कहा। नहीं, अगर ये ड्रिल मेरे ट्रैक्टर से टकराई तो मेरा ट्रैक्टर बर्बाद हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे साथ बिना कपड़ों में तो त्रिकालदर्शी आया था, फिर तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो, सरस ने कहा। बहुत बातचीत हो गई, मैं तुम दोनों को ही चीर डालूंगा,
जन्मेजय ने कहा। 13 नंबर ट्रैक्टर हाथ धोकर 40 नंबर के पीछे पड़ा था। इसी बीच पंखुड़ी एक जाल में फंसकर शुरुआती बिंदु पर पहुंच चुकी थी। अरे यार, मैं वापस जरूर जाऊंगी, पंखुड़ी ने कहा। राज अभी भी पहली पोजीशन पर बरकरार था, लेकिन इस वक्त उसके पीछे ट्रैक्टर नंबर 5 बाबा बैरागी था। जैसे ही बाबा बैरागी पर टफी की नजर पड़ी, उसने अपना प्लान चालू करने का सोचा। रेस हर पल नए मुकाम पर पहुंच रही थी। दैनिक जादूगर वाले इस रेस की लाइव कमेंट्री कर रहे थे। इसका जिम्मा जोगिंदर ने संभाला था। वो हर पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहा था और ऑडियंस को भी उसकी कमेंट्री सुनाई दे रही थी। दैनिक जादूगर ऊपर मौजूद कांच से यहां वहां कैमरा करके पूरी रेस का ब्यौरा दे रहा था। लेकिन फिलहाल कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। बाबा बैरागी अपने चहेते राज के पीछे था और टफी अपनी एक अलग योजना लेकर तैयार बैठा था। वो हर हाल में बाबा बैरागी की बेइज्जती सबके सामने करना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा या नहीं, ये बड़ी गुत्थी थी। क्या राज अपनी पहली पोजीशन बरकरार रख पाएगा? क्या बाकी जादूगरों के मुकाबले एक कमजोर जादूगर राज की इस रेस में जीत हो पाएगी? सीनियर, आपने तो कहा था कि आप बस मजे के लिए इसमें उतरना चाहते हैं, राज ने पीछे मुड़कर कहा। अब मैं क्या ही कहूं, तुम लोगों के मॉडिफाई स्किल कम है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो बस मजे के लिए यहाँ पर हूँ। इसके बाद भी मैं काफी लोगों से आगे निकल गया। खैर, गुड लक, शायद तुम टॉप 10 में आ जाओगे, लेकिन अब मैं चलता हूँ, बाबा बैरागी ने हंसकर कहा और राज के 44 नंबर ट्रैक्टर के आगे निकल गया। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरे मन में इच्छा जागी है। इस दुनिया में सबसे बेवकूफ सिर्फ बाबा बैरागी है। टफी ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर सभी दर्शकों की हंसी छूट गई थी। ये सुनकर बाबा बैरागी का चेहरा गुस्से से भर गया। वो टफी को म्यूट करना भूल गया था, लेकिन उसने तुरंत ही टफी को म्यूट कर दिया। लेकिन टफी ने भी अपनी चाल तैयार रखी थी। उसने एक म्यूजिक प्लेयर को लाउडस्पीकर पर लगाकर ही गाना बजा दिया। लोग भी इस गाने को गुनगुनाने लगे थे। अगले ही पल बाबा बैरागी ने अपने ट्रैक्टर को थपथपाया और टफी को पकड़ने हवा में उड़ा दिया। बाबा बैरागी ने म्यूजिक प्लेयर तोड़ दिया और टफी को ट्रैक्टर में फेंक दिया। हालांकि टफी को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। उसका काम कामयाब हो गया था। बाबा बैरागी टफी को लेकर दूर चला गया। टफी, जब मैं तुम्हें लाया था तो तुम हथेली के बराबर थे। समय कितनी तेजी से गुजरा और तुम इतने बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी की राह खुद बनानी पड़ती है और अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें भी अपना परिवार ढूंढना चाहिए। तुम्हें अपने लिए पति देख लेना चाहिए, बाबा बैरागी ने उड़ते हुए कहा और टफी के सिर पर थपथपाया। वो लोग वहां से गायब हो चुके थे। बाबा बैरागी, जो अभी थोड़ी ही देर पहले नंबर 1 पर था, अब डिस्क्वालीफाई हो चुका था, जिस कारण राज फिर से नंबर 1 पर आ चुका था। राज ने टफी से मिले इस मौके का फायदा उठाना बेहतर समझा और अपने ट्रैक्टर को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाया। अचानक ही राज को एक तेज आवाज सुनाई दी। कोई उससे आगे निकला था। ये पंखुड़ी का ट्रैक्टर नंबर 22 था। शुरुआती बिंदु से शुरू करने के बाद पंखुड़ी को एक बूस्ट मिल गया था। हालांकि पंखुड़ी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो पलक झपकते ही पहले नंबर पर आ गई थी। पंखुड़ी खुशी से झूमती हुई आगे बढ़ी, लेकिन फिर से एक बार पंखुड़ी का ट्रैक्टर जाल में फंस गया और वो शुरुआती बिंदु की तरफ उछल गई। उसकी खुशी बस कुछ पलों की मेहमान बनकर दोबारा दुख में बदल गई थी। इस बार राज भी एक जाल के सामने आ चुका था। ये जाल लगातार अपनी जगह बदल रहा था। राज का ट्रैक्टर जाल में फंस चुका था। ये जाल 10 सेकंड तक राज के ट्रैक्टर को हवा में उड़ाकर रखने वाला था, लेकिन 10 सेकंड का वक्त इस भयानक रेस के लिए काफी था। राज एक ही झटके में 47वें नंबर पर आ चुका था। जब धामी राज से आगे निकला तभी उसका फोन बजा। अरे शाही शेर, तुम कैसे हो? खैर, तुमसे एक बड़ी चूक हो गई कि तुम एक कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए, धामी ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ, शाही शेर ने कहा। खैर, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ? धामी ने पूछा। हाल ही में मेरे कबीले के 3 सीनियर ने मुझे फोन लगाकर बहुत खरी खोटी सुनाई है।
क्योंकि उन्होंने मुझे लंगूर के कपड़े पहनाकर रेस में भाग लेते हुए देखा। किसी ने रेस में मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे फंसाया है। ट्रैक्टर नंबर 38 के कारण मेरा पूरा कबीला शर्मिंदा है। आखिर वो लंगूर कौन है? शाही शेर ने पूछा। तुम खुद बताओ कौन हो सकता है? धामी ने कहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। त्रिकालदर्शी के अलावा ऐसी घिनौनी हरकत और कोई नहीं कर सकता। क्या तुम उसे सबक सिखाने में मेरी मदद कर सकते हो? इसके बाद मैं तुम्हें सुहाने मौसम का 3 महीने का इस्तेमाल करने दूंगा। तुम चाहो तो मैं इसे 5 महीने के लिए भी दे सकता हूँ। शाही शेर ने कहा। ठीक है, धामी ने कहा। मैं लाइव देख रहा हूँ। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं 1 महीने और बढ़ा दूंगा। शाही शेर ने कहा। ठीक है, तुम मुझ पर छोड़ दो, धामी ने कहा। शाही शेर का फोन रखने के बाद धामी ने एक और फोन लगाया। अरे धामी, बताओ क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। त्रिकालदर्शी ने फोन उठाकर कहा। लेकिन इतने में ही धामी की बातों में आकर त्रिकालदर्शी का ट्रैक्टर सीधा लम्बकड़ के ट्रैक्टर से टकरा गया, जिस कारण ट्रैक्टर नंबर 4 फारूक, ट्रैक्टर नंबर 15 निशित और ट्रैक्टर नंबर 56 दृष्टक आगे निकल गए। त्रिकालदर्शी, तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है, लंबकड़ ने गुस्से में कहा और उसके टायर में से नुकीले तीर जैसे निकल आए। अरे ऐसा मत करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरी बात सुनो, त्रिकालदर्शी ने चिल्लाकर कहा। अब सुनने को कुछ नहीं बचा, लंबकड़ ने कहा। अगले ही पल लंबकड़ के टायर में निकले तीर त्रिकालदर्शी के रक्षात्मक जादू को चीर कर निकल गए। अब आखिरी हमला करने का वक्त आ गया है, धामी ने कहा और अपने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया। राज इस वक्त धामी के पीछे ही था। उसने धामी की फोन पर की गई सभी बातें सुन ली थीं। दूसरी तरफ जन्मेजय और सरस अभी भी लुक्का छिपी खेल रहे थे। वो दोनों 13वें और 10वें नंबर पर थे। सरस के ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया था। इधर धामी का ट्रैक्टर अचानक से एक भयानक रफ्तार पकड़कर करीब 40 ट्रैक्टर को पीछे छोड़ता हुआ त्रिकालदर्शी और लंबकड़ के करीब पहुंच गया था। अब तुम्हें क्या चाहिए? त्रिकालदर्शी ने कहा। मुझे सुहाना मौसम चाहिए, धामी ने हंसकर कहा। मेरा और उसका क्या ताल्लुक? त्रिकालदर्शी ने कहा। अरे तुम्हारा इससे गहरा रिश्ता है। जैसे ही मैं तुम्हें बाहर फेंकूंगा, कोई मुझे सुहाना मौसम देगा। खैर, काफी बातें हो गई, अब मेरे अदृश्य मुक्के का स्वाद चखो, धामी ने कहा। धामी का हमला होते ही त्रिकालदर्शी का ट्रैक्टर रक्षात्मक जादू से खत्म हो गया। तभी लंबकड़ ने भी अपना हमला किया। त्रिकालदर्शी का ट्रैक्टर हिस्सों में कट गया। लंबकड़ का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ और वो आगे बढ़ गया। अब अगर त्रिकालदर्शी को जल्द ही कोई मेंटेनेंस टूल ना मिला तो वो डिस्क्वालीफाई होने के बिल्कुल करीब था। सबसे आगे ट्रैक्टर नंबर 56 दृष्टक, फिर ट्रैक्टर नंबर 15 निशीत और फिर ट्रैक्टर नंबर 4 फारूक चल रहे थे। इसके पीछे लंबकड़ और धामी थे। पंखुड़ी इस वक्त सबसे पीछे थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी वक्त 37वीं पोजीशन पर मौजूद दामिनी ने अपने ट्रैक्टर नंबर 37 को नई रफ्तार दी और आगे बढ़ी। अचानक दामिनी का ट्रैक्टर एक ऐसे ट्रैक्टर के सामने आ गया जिस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। ये और कोई नहीं बल्कि वसीम था। दामिनी ने तुरंत वसीम से दुआ मांगी और दामिनी का ट्रैक्टर एक बूस्ट जाल में चला गया। उसके ट्रैक्टर पर तितली जैसे पंख लग गए और उसकी रफ्तार 30 गुना बढ़ गई। लेकिन दामिनी इतनी तेज रफ्तार को संभाल नहीं पा रही थी और यहां वहां टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी उसने अचानक ब्रेक दबा दिए और पूरे रेस ट्रैक पर ट्रैक्टर का जमावड़ा लगा दिया। धीरे धीरे दामिनी की रफ्तार धीमी होकर नॉर्मल हो गई। मुझे अब बस सीधे चलना है, दामिनी ने कहा। इस वक्त तक राज भी 10 लोगों को पीछे छोड़ता हुआ 21वें नंबर पर आ चुका था। त्रिकालदर्शी अपने ट्रैक्टर को घसीटते हुए किनारे पर ले जा रहा था, लेकिन तभी दामिनी का ट्रैक्टर उससे टकरा गया और अब त्रिकालदर्शी के पास ट्रैक्टर के नाम पर बस 2 टायर बचे थे। राज जब त्रिकालदर्शी के आगे निकला तो उसने भी अपने ट्रैक्टर की ताकत आजमाने का सोचा और उसने एक हरा बटन दबा दिया। हेलो शाकाल जी, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? राज को एक आवाज सुनाई दी। राज हैरान था, उसे नहीं मालूम था कि किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। ट्रैक्टर पूरी तरह से शाकाल ने तैयार किया था, जबकि उसे अभी राज चला रहा था, तो ट्रैक्टर की खासियत के बारे में राज को कुछ भी नहीं पता था। अगर इससे रफ्तार बढ़ती है तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया जाए।
राज ने तुरंत आदेश दिया। राज के ट्रैक्टर के पीछे लाल रोशनी चमकने लगी। राज का ट्रैक्टर एक बड़े से लोहे के पहिए में बदल गया, जिससे अब राज को लैंडमाइन या किसी भी जाल से घबराने की जरूरत नहीं थी। कुछ ही पलों के बाद वो पहिया भूकंप जैसा पैदा करता हुआ काफी तेजी से आगे बढ़ा। राज का बड़ा सा पहिया बन चुका ट्रैक्टर लंबकण और धामी को कुचलकर आगे निकल गया। इसी समय राज के असली शरीर में से प्याली चुपके से बाहर निकल आई थी और आजाद हो गई थी। लेकिन इतने में ही राज के भूत ने आकर प्याली का खेल बिगाड़ दिया और उसे जागरण पत्थर के साथ वापस राज की जेब में जाना पड़ा। तभी राज के भूत ने डिलीवरी बॉक्स को खोला, जिसके अंदर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा था। बर्फ को छूते ही भूत का हाथ जम गया और वो पूरे शरीर में फैलने लगी। राज ने कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन कर दिया था। कंपटीशन के हिसाब से ट्रैक्टर का आकार नहीं बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा हो गया था। पहली गलती के तौर पर राज को ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ने और कुछ देर तक हवा में घूमने की सजा मिली थी। इस वक्त तक त्रिकालदर्शी का ट्रैक्टर दोबारा से तैयार हो गया था और वो भी राज से आगे निकल गया था। राज को फिर से गोल गोल घूमना पसंद नहीं आ रहा था। उसका उल्टी जैसा मन होने लगा था। राज की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। शाकाल ने उसे बुरी परेशानी में फंसा दिया था। तभी राज को एक छींक आई। ये छींक किस वजह से आई थी ये राज को नहीं पता था, लेकिन इसका कारण ये रेस नहीं थी। इस छींक का असली कारण था राज का भूत, जिसने एक ठंडे पत्थर जैसी चीज को छू लिया था और बर्फ का बनने लगा था। राज और उसका भूत आपस में जुड़े होने के कारण राज को भी उसके भूत की करनी का फल भुगतना पड़ रहा था। क्या राज इस कंपटीशन में वापस बढ़त हासिल कर पाएगा या उसे 1 महीने तक अंतरिक्ष में ही गुजारने होंगे? क्या राज के भूत की गलती को कैसे भी करके सुधारा जा सकेगा या राज को उसकी करनी का और भी बड़ा हर्जाना भुगतना होगा?